टीम प्रबंधन। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अफगानिस्तान पर कब्जे और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानियों ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। तालिबानी ये साफ कर चुके हैं कि नई सरकार शरिया कानूनों के तहत ही शासन चलाएगी। हालांकि सरकार में कौन कौन होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, उस पर अभी सस्पेंस है। लेकिन सरकार बनने से पहले ही तालिबान में अंदरूनी घमासान की खबरें हैं कि तालिबानी नेताओं के बीच शासन की कमान को वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है। उधर तालिबानियों को मोहरा बनाकर कश्मीर एजेंडे को आगे बढ़ाने के पाकिस्तान के मिशन को तालिबानियों ने जोरदार झटका दिया है और साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मसला है। तो चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। अफगानिस्तान पर कब्जे और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानियों ने नई सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी है। तालिबानी ये साफ कर चुके हैं कि नई सरकार शरिया कानूनों के तहत ही शासन चलाएगी। सरकार में कौन कौन होगा, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा और उस सरकार का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इस पर अभी आखिरी फैसला नहीं हो सका है। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि सरकार बनाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 2 दिनों के अंदर नई सरकार आकार ले लेगी। काबुल से अमेरिकी सेना की विदाई के साथ ही तालिबान का जश्न और हर तरफ लड़ाकों की तैनाती के बाद अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर हलचल आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अफगानिस्तान में 1 हफ्ते में तालिबान सरकार बनने के दावे किए जा रहे हैं। ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارات اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت رو تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم رو تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلان میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان و پس ان شاء الله کشور به سوی. इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता ये भी बता चुके हैं कि उनके सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखुंजादा की अध्यक्षता में सरकार बनाने को लेकर कंदहार में लीडरशिप काउंसिल की 3 दिनों की बैठक हो चुकी है। बताया जाता है कि तालिबान ने तय कर लिया है कि अफगानिस्तान की नई सरकार की सूरत कैसी होगी। बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ईरान की तर्ज पर बन सकती है। सरकार का सबसे बड़ा नेता हिबतुल्लाह अखुंजादा हो सकते हैं, जो कंदहार में ही रहेंगे। सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। सुप्रीम काउंसिल में 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। मुल्ला बरादर या मुल्ला याकूब पीएम बन सकते हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कई मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा अब्दुल हाकिम को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के दौरान तालिबान और उससे जुड़े तमाम सहयोगी संगठनों के बीच एकजुटता दिखाई दे रही थी, लेकिन विदेशी सैनिकों की रवानगी के साथ ही अब तमाम संगठनों के बीच की खींचतान नजर आने लगी है। नई सरकार के गठन को लेकर और उसकी नीतियों को लेकर तमाम संगठनों के बीच विरोधाभास सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान में पिछले दिनों हुए बम धमाकों को भी इसी खींचतान के नतीजे के रूप में देखा जा रहा है। अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के हवाले है। हालांकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की विदाई को तालिबान देश की आजादी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब यही नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया के साथ शांति चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह तालिबान को अपनी जरूरतों के लिए दुनिया के सामने खुद की छवि बदलना है। छवि बदलने की इसी छटपटाहट में कुछ दिन पहले तालिबान कमांडर ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से भी मुलाकात की थी। दूसरी ओर पाकिस्तान की नजरें भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर टिकी हैं। पाकिस्तान चाहता है कि उसके समर्थित हक्कानी नेटवर्क को अहम पद मिले। काबुल की सुरक्षा इस आतंकी संगठन के हाथ में देकर तालिबान ने ये संकेत दिए थे कि आखिरकार काम वो अपने पड़ोसी के इशारों पर ही कर रहा है। अफगानिस्तान में नई सरकार की गठन में पाकिस्तान यूं ही अहम किरदार नहीं निभाना चाहता। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तालिबान पर ज्यादा भरोसा नहीं करता। ऐसे में पाकिस्तान ने ISIS-K के साथ संपर्क बनाए रखा है ताकि तालिबान पर दबाव बना रहे। असल में पाकिस्तान अपनी जमीन पर चलने वाले आतंकी शिविरों को अफगानिस्तान भेजना चाहता है ताकि FATF में उसे राहत मिल सके। एक दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने उम्मीद भी जताई कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में आम सहमति से सरकार बन जाएगी। सारी दुनिया जिस तालिबानी सरकार की सूरत देखने के लिए बेकरार है, उन तालिबानियों के बीच सरकार बनने से पहले ही अंदरूनी कलह तेज हो गई है। दुनिया के सामने भले ही तालिबानी नेता संयुक्त मोर्चा पेश करने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत में अंदर खाने
खींचतान इतनी बढ़ गई है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सह संस्थापक मुल्ला बरादर के बीच सरकार में अपनी अपनी हिस्सेदारी को लेकर बादशाहत की जंग शुरू हो गई है। हर वक्त बारूद बरसाने का भरपूर इंतजाम कंधे पर लेकर चलने वाले तालिबान अब सत्ता के पायदान तक पहुंच गए हैं। कंदहार से काबुल तक उनका कब्जा है, लेकिन अमेरिकी फौज से अफगानिस्तान को आजाद कराने के बाद अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अंदरूनी गुटबाजी और टकराव को रोकना। सत्ता संघर्ष में करीब 20 साल तक बहुत कुछ गंवाने के बाद अब जब सरकार बनाने की बारी आई है तो तालिबान में सबसे बड़े मतभेद सामने आ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान सरकार को लेकर हक्कानी नेटवर्क और कंदहार को नियंत्रित करने वाले मुल्ला याकूब के गुट में खींचतान चल रही है। तालिबान नेता इस बात से चिंतित हैं कि कंदहार का अफगान समर्थक गुट और हक्कानी का पाकिस्तान समर्थक गुट आमने सामने हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर याकूब और हक्कानी गुट में फूट पड़ गई है। सरकार में अपने अपने गुट के लोगों को खास महत्व देने के लिए इस मुद्दे पर यह अंदरूनी टकराव हो रहा है। दरअसल मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब कैबिनेट में सेना से जुड़े लोगों को रखना चाहता है, वहीं मुल्ला बरादर सेना के लोगों को कैबिनेट से दूर रखने के पक्ष में है। याकूब गुट पाकिस्तान समर्थक गुटों पर भरोसा करता है, जबकि मुल्ला बरादर पाकिस्तान समर्थक गुटों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। याकूब गुट को आईएसआई का पूरा समर्थन हासिल है, जबकि मुल्ला बरादर गुट आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से बहुत ज्यादा करीबी नहीं जाहिर करता। काबुल से जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक तालिबान की सैन्य इकाई के प्रमुख मुल्ला याकूब ने कहा है कि दोहा में जो लोग ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे वह नीति निर्धारण नहीं कर सकते नियम और कानून का। गौरतलब है कि मुल्ला बिरादर और स्थानिक जई ही दोहा में रहकर ब्रिटेन और अमेरिका के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे, और अब ये भी खबर आ रही है कि स्थानिक जई और मुल्ला बिरादर एक और है और दूसरी ओर मुल्ला याकूब है और उन दोनों के बीच टकराव है। तालिबान का हक्कानी नेटवर्क दरअसल एक ऐसा आतंकी कारखाना है जिसे पाकिस्तानी आईएसआई और सेना से हर तरह की मदद मिलती है। तालिबान के हक्कानी नेटवर्क की वजह से ही अमेरिका समेत एफएटीएफ ने पाकिस्तान पर भी कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। हालांकि अब तालिबान में एक गुट हक्कानी नेटवर्क का वर्चस्व स्थापित करना चाहता है तो तालिबान का दूसरा गुट पश्तूनों का वर्चस्व चाहता है। अफगान सरकार में हिस्सेदारी और वर्चस्व के लिए फिलहाल हर गुट लड़ रहा है। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब आईएसआई और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार का गठन चाहता है, जबकि मुल्ला बरादर चाहता है कि सरकार में पश्तून तालिबान का वर्चस्व हो और वो देश से जुड़े सभी फैसले अपनी मर्जी से ले सकें। काबुल से अमेरिकी सेना के आखिरी विमान की उड़ान भरते ही अमेरिका का अफगानिस्तान में चला 20 सालों का अभियान भी खत्म हो गया। उसके ठीक 24 घंटे बाद दुनिया के सामने आकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया, लेकिन यह चेतावनी भी दे डाली कि अगर आतंकी खतरा बढ़ेगा तो उन्हें खत्म करने के लिए उसके ड्रोन तैयार हैं। 20 साल तक चली एक हारी हुई जंग के बाद खूनी हालात में अमेरिकी सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। यह अमेरिकी इतिहास की सबसे लंबी, खर्चीली और सैनिकों की जान लेने वाली जंग रही है। लेकिन जिस तरीके से ये जंग अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में खत्म हुई है, उससे उनके फैसलों पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यही वजह रही कि अफगानिस्तान छोड़ने के 24 घंटे बाद जो बाइडेन ने देश के नाम संबोधन दिया और अपने फैसले को सही फैसला करार दिया। I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? जो बाइडेन ने अपने संबोधन में अपने मिशन को कामयाब बताया और अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक करीब 1.25 लाख लोगों को काबुल से बाहर निकाला। बाइडेन ने लोगों को काबुल से बचाकर निकालने के अभियान को ऐतिहासिक अभियान करार दिया। We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वहां के हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वहां आतंक का साया गहराता जा रहा है और तालिबान के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं।
जिसमें सिर्फ मासूम जनता ही पिस रही है। यही वजह है कि बाइडेन निशाने पर आ गए, लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के लिए वहां के निर्वासित राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़कर भाग जाने को जिम्मेदार बता दिया। असल में 2001 में जिस अलकायदा की तलाश में अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा था, 20 साल बाद वही अफगानिस्तान अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गया। तालिबान ने जिस तेजी से पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा किया और इसके बाद अमेरिकी हथियार और गोला बारूद पे कब्जा जमाया और फिर काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमले हुए, उसके बाद पूरी दुनिया में जो बाइडेन सरकार की आलोचना हो रही है। इसके अलावा अमेरिका ने अपने 13 सैनिकों को भी खोया और अब अमेरिका को आशंका है कि कहीं अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए दोबारा न हो। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान एक ऐसा दलदल साबित हुआ जहां उसने अपनी दौलत भी खोई और अपने सैनिक भी। यही वजह है कि जो बाइडेन ने अपने संबोधन में आतंकवादियों के खात्मे का वादा भी दोहराया। And for anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान छोड़ने का अमेरिका का फैसला आलोचनाओं के घेरे में आया तो तालिबान ने उसका फायदा उठाने में देर नहीं की। अमेरिकी सेना की वापसी को तालिबान ने अपनी जीत और अमेरिका की हार की तरह प्रोजेक्ट कर दिया। ऐसे में अमेरिका ने भी अपने तीखे तेवर दिखाए। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने तालिबान को 2 टूक कह दिया कि भले ही उनकी सेना अफगानिस्तान में मौजूद न हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ड्रोन हमलों से जवाब दिया जाएगा। अभी हमारा आकलन है कि आतंकवाद का खतरा अब अफगानिस्तान से बाहर दूसरी जगहों पर फैल गया है। उदाहरण के लिए एशिया, यूरोप और खासकर उत्तर अफ्रीका। इसलिए हमें उन क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। हम इस बात का आकलन नहीं करते हैं कि इस समय अफगानिस्तान से निकलने वाली हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई बड़ा खतरा है, लेकिन हम यहाँ अपना हाथ नहीं खड़ा करने जा रहे। हम इससे नजरें हटाने वाले नहीं हैं। आसमान में हम बहुत मजबूत हैं। हमें जब और जहां जरूरत होगी हम उनका उपयोग करना जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना की वापसी को एक लंबी जंग का अंत बताया। बाइडेन ने अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश भी की कि उनका फैसला देश हित में रहा, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका का 20 साल का वक्त उसके इतिहास का कभी न भुलाया जा सकने वाला चैप्टर बन गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो किसी न किसी को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ उकसाता रहता है, लेकिन तालिबान के मामले में पाकिस्तान गच्चा खा गया, क्योंकि तालिबान के बड़े नेता और हक्कानी नेटवर्क के अनीस हक्कानी ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 ने उन भारत से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों पर अनीस हक्कानी से बात की। जश्न मनाने का ये तालिबान का अपना अंदाज है। जैसे ही अमेरिकी फौज का हवाई जहाज अपने सैनिकों की आखिरी खेप लेकर आसमान में उड़ा, तालिबान के लड़ाकों ने अपनी बंदूकों का मुंह आसमान की तरफ खोल दिया और एक तरह से अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से जाने का जश्न मनाया। अमेरिकी फौज के काबुल से जाते ही वहां के हवाई अड्डे पर तालिबान की टुकड़ियां और नेता नजर आने लगे। हवाई अड्डे पर कब्जा करने के बाद मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान की राजधानी में 20 साल की जंग के अंत की खुशी में जमकर गोलियां दागी गईं। अफगानिस्तान में तालिबान के नाम का सिक्का चल रहा है और ये बात भी सही है कि तालिबान को लेकर दुनिया में जितनी मुंह उतनी ही बातें हो रही है। कयासों के लंबे सिलसिले जारी है और ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर तालिबान का भारत को लेकर क्या रवैया रहने वाला है। तमाम अफवाहों के बीच अगर इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ तालिबान का नेता ही दे सकता है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के टॉप लीडर और हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ही है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के सिलसिले में जो बातचीत के दौर चल रहे हैं उनमें अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर भारत की भी नजर है, लिहाजा न्यूज 18 ने तालिबान के टॉप नेता अनस हक्कानी से बातचीत की। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? ये खुदा का एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने
हमको उसने दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोगों के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छे और इससे भी अच्छे दिन आएंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग और दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, इन सवालों के बीच इस बात की भी चर्चा गर्म है कि कश्मीर को लेकर तालिबान का क्या रुख रहने वाला है। हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? ये भी एक तफसीलाती है, प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि वो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है। और हमारे जो मालूमात है इस 20 साल में आपकी जो मीडिया है, इंडिया इसमें भी एक बहुत काम कर दिया लोगों की ज़हनियत को खराब करने में। ये बड़े अफसोस की बात है। भारत से ताल्लुकात के बारे में अनस हक्कानी का जवाब साफ था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत के इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और उसमें जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ टूर्नामेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सफाई और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, तो उसने चीज के मुख्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। भारत से इतने बेहतरीन ताल्लुक बनाने की वकालत कर रहे अनस हक्कानी के मुंह से यारी, दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात की बातें बेहद चौंकाती हैं और हैरानी तब और बढ़ जाती है जब हम अनस हक्कानी के अतीत पर नजर डालते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया भी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क का रिश्ता काफी पुराना है। असल में अनस के पिता जलालुद्दीन ने ही हक्कानी नेटवर्क बनाया था और उसके भाई सिराजुद्दीन के पास इस नेटवर्क की कमान है। ये बात पूरी तरह से साफ है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ रहा है। असल में हक्कानी नेटवर्क को हथियारों की सप्लाई ISI की तरफ से होती है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं है कि इस नेटवर्क के जरिए ISI की अफगानिस्तान में सीधी दखल हो जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक सवाल पूरे भारत को परेशान कर रहा है और वो ये कि अफगानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में भारत ने कई प्रोजेक्ट चलाए हैं। ऐसे में भारत के हित का सवाल बड़ा हो जाता है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाजत देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसको मालूमाती हो जाए। जो आज कल कौन सी पॉलिसी है हम उसके जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत में भी किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ, हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते और दूसरा अमन के तकवीत के लिए उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम उसके लिए उसकी खैर पाए। काबुल से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है। दावा यह किया जा रहा है कि दहशत के बादल अब छट चुके हैं और सब कुछ पटरी पर आने लगा है। दावे से अलग जमीनी सच्चाई क्या है, अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें अंदाजा दे देती हैं।
फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।